गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 12th के सिलेबस में पहला टॉपिक है पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो इसका टोटल वेटेज अपने 12th क्लास में है 25 मार्क्स का और इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कहता है साझेदारी का सामान्य परिचय, पार्टनरशिप जनरल इंट्रोडक्शन कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, इसके बारे में अपन पहले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। फिर अपना आता है दूसरा चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश। मान लो फॉर एग्जांपल, देखो भाई पार्टनरशिप का सामान्य अर्थ के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप का नाम आपने सुना होगा। सामान्य शब्दों में कहें तो ऐसा कार्य जिसको 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर करते हैं, लेकिन मैं अगर इसको डेफिनेशन के रूप में कहूं तो गलत होगा, क्योंकि जब अपन पार्टनरशिप होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपको इतना तो पता चल गया कि अगर साझेदारी है तो यहाँ पर मालिकों की संख्या 1 से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हैं ए और बी, दोनों मिलकर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को साथ संपन्न करते हैं और इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में बांटते हैं, तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप, इसे अपन साझेदारी कहते हैं। अब देखो भाई पहले चैप्टर में पार्टनरशिप होती क्या है, किस किस तरीके से अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। और दूसरा चैप्टर आता है अपना नए साझेदार का प्रवेश। जैसे मान लो 2 बंदे हैं ए और बी, इन्होंने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये चाहते हैं कि हम सी नाम के बंदे को पार्टनरशिप फर्म के अंदर शामिल करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार चेंजेस करने हैं, किस प्रकार अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, इसके बारे में दूसरे चैप्टर में अपन बात करेंगे। भाई दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, नए साझेदार का प्रवेश। पहले कौन कौन पार्टनर थे, ए और बी। नया बंदा कौन आया, नया बंदा कौन आ रहा है अपने पास, सी। तो अगर सी बंदा जब आएगा तो अपने जो पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर अपना साझेदार का अवकाश ग्रहण या निवृत्ति, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर, जैसे मान लो भाई 3 बंदे अपनी पार्टनरशिप फर्म में शामिल हैं, 3 बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, ए बी और सी। लेकिन जो सी बंदा है मान लो किसी भी कारण की वजह से या तो इसकी मृत्यु हो जाए या ये काम करने में असमर्थ हो जाए या इसकी और कोई मजबूरियां ऐसी हो जिसकी वजह से ये बिजनेस के अंदर कैरी नहीं कर सकता, तो सी बंदा चाहेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म से क्या हो जाऊं, अलग हो जाऊं, अर्थात अवकाश ग्रहण कर लूं या निवृत्त हो जाऊं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है या फर्म को छोड़कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं इसके बारे में अपन थर्ड चैप्टर के अंदर बातें करेंगे। उसके बाद अपना चौथा चैप्टर है साझेदारी फर्म का समापन। देखो भाई कुछ बंदे हैं पार्टनरशिप कर रहे हैं और या तो उनको कंटिन्यूअस लॉस होने लग जाए या फिर उनका जो ऑब्जेक्ट था, उनका जो उद्देश्य था पार्टनरशिप करने का, वो अगर पूरा हो जाए तो वो क्या चाहेंगे कि भाई हम फर्म का क्या कर लें, समापन कर लें। और फर्म का समापन अगर किया जाएगा तो वो किस किस प्रकार से किया जाएगा, उसके अंदर पार्टनर्स को किस किस प्रकार पैसे दिए जाएंगे और क्या क्या एक्टिविटीज की जाएगी, इसके बारे में हम 4th चैप्टर के अंदर बात करेंगे। इस प्रकार पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो अपने 12th के सिलेबस में 25 मार्क्स का वेटेज रख ली है, 4 चैप्टर हैं अपने पास। और आज अपन सबसे पहले पार्टनरशिप का सामान्य परिचय, साझेदारी का सामान्य परिचय, इसके बारे में बात करें। देखो भाई इस चैप्टर के बारे में अपन बात करें तो एनुअल एग्जाम के अंदर लगभग 7 से 8 मार्क्स का वेटेज लगता है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसके अंदर से 7 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा या 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ऑनलाइन हमें 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आगे अपन ने 3 चैप्टर और देखे थे उनके लिए ये जो चैप्टर है बेस का काम करता है। अगर इस चैप्टर को अपन अच्छे से करते हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में इतनी दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ता। अब सबसे पहली बात, अपने भारत के अंदर पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर बनकर तैयार हुआ था, इसलिए अपन इसको कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और जब भी अपन साझेदारी पढ़ेंगे तो अपना जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, इसके प्रोविजन, इसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अब देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, इतना तो आपको पता है कि भाई साझेदारी व्यापार के अंदर मालिकों की संख्या क्या होती है, एक से ज्यादा होती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक होती है। लेकिन आपको अगर याद हो तो 11th क्लास के अंदर अपन ने एकांकी व्यापार, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में बात की थी। और एकांकी व्यापार में अपन ने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करके, अर्थात पूंजी के रूप में निवेश करके बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इसे अपन एकांकी व्यापार कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यापार जिसका मालिक एक ही बंदा होता है, उसको अपन एकांकी व्यापार कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में ये आता है कि भाई अगर अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अपने को पार्टनरशिप के अंदर प्रवेश करना पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना साझेदारी की आवश्यकता। नीड ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर पार्टनरशिप की आवश्यकता के बारे में बात करें तो देखना काफी सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, लेकिन अपन अपना कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से अपन बात करेंगे। देखो भाई, एक बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करने में मान लो फॉर एग्जांपल अपने को 5 लाख रुपए की कैपिटल की आवश्यकता है। अब अगर एकांकी व्यापार है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर मालिकों की संख्या कितनी है, एक, और सारे के सारे जो 5 लाख रुपए कैपिटल है वो किसी एक ही ओनर को, एक ही बंदे को लगानी पड़ेगी। अर्थात जो ओनर है उसके ऊपर कैपिटल का बोझ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर ही पार्टनरशिप हो और मान लो 4 बंदे मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन देखें तो हर एक बंदे को कितनी पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, 1,25,000। क्यों भाई, यहां पर एकांकी व्यापार है तो मालिकों की संख्या एक, सारा का सारा, सारी की सारी जो इनिशियल कैपिटल है वो एक ही बंदे को लगानी पड़ेगी, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए एक ही ओनर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो यहां पर अपन ने एग्जांपल के रूप में कितने पार्टनर्स माने हैं, 4 पार्टनर माने। जो भी अपनी कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल है, उसके अंदर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक बंदे के द्वारा, हर एक ओनर के द्वारा, हर एक साझेदार के द्वारा लगाई जाने वाली कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1,25,000 रुपए। तो सबसे पहला पॉइंट पार्टनरशिप की आवश्यकता के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रत्येक साझेदार के ऊपर पूंजी का बोझ कम हो जाता है। अर्थात अगर आप अन्य शब्दों में मैं कहूं तो पूंजी का विभाजन, पहला पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, मान लो एक बिजनेस स्टार्ट किया अपन ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर। आपको पता है बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने पहले साल बिजनेस किया और अपने को 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब अगर एकांकी व्यापार है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो सारा का सारा लॉस किसी एक ही बंदे को बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर पार्टनरशिप के बारे में बात करें, अगर पार्टनरशिप है तो अपन ने एग्जांपल में कितने पार्टनर माने थे, 4 पार्टनर। हर एक पार्टनर के हिस्से में लॉस कितना आ जाएगा ऑन एन एवरेज, 25,000। अर्थात पहली बात तो क्या हो गया, पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि हर एक बंदे के सर पर पूंजी का बोझ कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर बिजनेस में जोखिम हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी किसी एक व्यक्ति को सारा का सारा लॉस बियर करना नहीं पड़ता। तो दूसरा फायदा क्या अपना पार्टनरशिप का, जोखिमों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। इसके बाद में अगर थर्ड पॉइंट के बारे में अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट देखना भाई, जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक बंदा ए, बी और सी।
ए जो बंदा है वो मैथ्स के टीचर है, बी जो बंदा है वो फिजिक्स के टीचर है, और सी जो बंदा है वो केमिस्ट्री के टीचर है। अब मान लो ए बंदा चाहता है कि मैं मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट करूं, तो क्या होगा, ए की पकड़ किस सब्जेक्ट के अंदर है, मैथ्स के अंदर। तो ए अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट करेगा तो मैथ्स तो खुद पढ़ा लेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के बंदे को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, अर्थात खरीदना पड़ेगा। अगर बी बंदा कोचिंग करता है तो बी का कोर सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, तो ये फिजिक्स तो पढ़ा लेगा, लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री के बंदे को इसको हायर करना पड़ेगा। सी बंदे की बात करें, सी बंदा है, इसका कोर सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री, तो अगर ये केमिस्ट्री तो पढ़ा लेगा, लेकिन बात करें मैथ्स और फिजिक्स के बारे में तो ये इन दोनों बंदों को इसे परचेज करना पड़ेगा। अब मान लो ये तीनों बंदे मिलकर अपना अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो इनको किसी भी बंदे को परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात इस पॉइंट को मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो कह सकता हूं कि भाई अगर साझेदारी अपन करते हैं तो जो भी विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं उनको अपन अपनी साझेदारी फर्म में शामिल कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है अपना विशेषज्ञ व्यक्तियों का प्रवेश। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, जैसे मान लो एक बंदा है जो अच्छा सेल्समैन है, एक बंदा है जो अच्छा परचेज करने के अंदर बहुत एक्सपर्ट है, एक बंदा है जिसके अंदर पैसे हैं, तो तीनों बंदे मिलकर, एक बंदा अच्छा सेल्समैन है, दूसरा अच्छा परचेजर है, तीसरे के पास कैपिटल पड़ी है, उसके पास पैसा है, तो तीनों बंदे मिलकर पार्टनरशिप के अंदर शामिल हो सकते हैं। एक बंदा सेल्स के अंदर विशेषज्ञ है, दूसरा परचेज करने विशेषज्ञ है, और तीसरे के पास पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप की आवश्यकता के बारे में बात करें तो यहां पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट वैसे अपने निकल के सामने आते हैं। पहला पॉइंट पूंजी का विभाजन, अर्थात हर एक पार्टनर के द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी की कम आवश्यकता होती है। दूसरी बात जोखिम हुआ क्या हो जाता है, इनमें बंटवारा हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है अपना विशेषज्ञ व्यक्तियों का प्रवेश। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अपना दूसरा पॉइंट है साझेदारी का अर्थ। एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब परिभाषा के बारे में बात करें तो देखना भाई अपना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसकी सेक्शन 4 है, वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन अपने को देती है। क्या कहती है, भारतीय साझेदारी अधिनियम उन्नीस सौ 32 की धारा 4 के अनुसार जब 2 या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हों, जो उनके द्वारा, जो उन सब के द्वारा
जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। देखो भाई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, अपना जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसकी सेक्शन है 4, धारा 4 क्या कहती है भाई, इसके अंदर दी हुई है, क्या कहती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अर्थात पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो से अधिक कितने हो सकते हैं, अर्थात अधिकतम कितने बंदे हो सकते हैं, इसके ऊपर भी लिमिटेशन है। इसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंत में स्पेशल नोट्स के अंदर बात करेंगे। क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए, अगर भाई लाभों को बांटा जाएगा तो सीधी सी बात है, बिजनेस का दूसरा नाम लाभ हो सकते हैं, तो क्या हो सकती है, हानियां भी हो सकती है। इसका मतलब अगर लाभों को बांटा जा रहा है, इसका मतलब हानियों को भी इन्हीं के बीच में बांटा जाएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने को, भाई इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, चारों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चारों पार्टनर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि चारों व्यक्ति ए बी सी और डी सक्रिय रूप से इसके संचालन में भाग ले। सक्रिय रूप से मतलब जो बिजनेस की, जो भी अपने पार्टनरशिप फर्म की जो भी व्यापारिक एक्टिविटी है, उनका संचालन करने में चारों व्यक्ति भाग ले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो ए बंदा है, इसके पास पैसा पड़ा है, इसने पैसा लगाया, और बी सी और डी ये तीनों मिलकर इस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, तो ए कौन सा पार्टनर हो गया, ए हो गया साइलेंट पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार। अगर अपन दूसरे शब्दों में कहें तो ए ने केवल पैसा लगाया है, व्यापार के संचालन में कोई भी भाग नहीं ले रहा। व्यापार का संचालन कौन कौन कर रहा है, बी सी और डी, तो ये तीनों पार्टनर तो हो गए एक्टिव पार्टनर, और ए कौन सा पार्टनर हो गया, साइलेंट पार्टनर। तो यहां पर इस लाइन में अपन ने ये बात की है कि जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। कोई जरूरी नहीं है कि चारों पार्टनर मिलकर चलाएं, हो सकता है कि चारों मिलकर भी चला सकते हैं, और हो सकता है कि इन चारों में से 3 साइलेंट पार्टनर हो और एक केवल अकेला डी एक्टिव पार्टनर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अपन ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। अब थोड़ी सी आगे बात करें तो देखना भाई, जब ये चारों बंदे ए बी सी और डी चारों बंदे मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उस बिजनेस का कुछ न कुछ नाम होगा, और उस नाम को अपन कहेंगे फर्म, साझेदारी फर्म। और अगर ए बी सी और डी इनको व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये फर्म में क्या कहलाएंगे, साझेदार। अर्थात अगर लैंग्वेज के रूप में कहूं तो साझेदारों द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार को सामूहिक रूप से साझेदारी फर्म कहा जाता है, और उनको व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन क्या आती, साझेदारी फर्म साझेदारों द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार को सामूहिक रूप से साझेदारी फर्म एवं व्यक्तिगत रूप से इन्हें साझेदार कहा जाता है। तो देखना भाई, यहां तक अपन ने क्या क्या बात की है। पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों थी, पूंजी का विभाजन हो जाता है, जोखिमों का बंटवारा हो जाता है,
विशेषज्ञ व्यक्ति होगा प्रवेश। और उसके बाद में अगर अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन कहां लिखी है, अपना जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसकी सेक्शन 4 के अंदर लिखी क्या कहती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार के लाभों, सीधी सी बात, अगर लाभों को बांटेंगे तो हानि को भी बांटा जाएगा, लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। और लास्ट टाइम में अपने बात की है कि साझेदार द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एवं इनको व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जाता है, साझेदार अर्थात पार्टनर्स कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना पार्टनरशिप डील, साझेदारी संलेख। देखो भाई 11th क्लास के अंदर अपन ने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एकांकी व्यापार के बारे में बात की थी, अर्थात एकल व्यापार के बारे में बात की थी। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में देखें तो यहां पर मालिकों की संख्या क्या होती है, एक होती है। और अगर किसी बिजनेस का, किसी घर का, किसी मकान का अगर अकेला बंदा मालिक है तो उसके लिए अपने लिए कोई भी शर्तें वगैरह नियम कायदे बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो उसी का सारा कुछ। लेकिन यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, और यहां पर मालिकों की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा मैटर क्या है कि मान लो 4 बंदे हैं जो मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए, बी, सी और डी। जब बिजनेस स्टार्ट किया तब तो मान लो इनके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत प्रगाढ़ रिलेशंस हैं, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि इनमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। तो भाई भविष्य में अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो तो उस संभावना से बचने के लिए जैसे ही पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है तो उस टाइम पर सारे पार्टनर्स कुछ उनके बीच में जो भी किन किन मुद्दों पर मतभेद हो सकता है उनको ध्यान में रखते हुए पहले से ही शर्तें तैयार कर लेते हैं। उन्हीं शर्तों के प्रपत्र को अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब देखो भाई पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन देखें तो देखो भाई साझेदारी व्यापार से संबंधित नियमों एवं उपनियमों को तैयार करना ही साझेदारी संलेख कहलाता है। भाई बनाया क्यों जाता है कि फ्यूचर में पार्टनर्स के मध्य कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। भाई डिस्प्यूट कैसा कैसा हो सकता है, जैसे मान लो 4 बंदे हैं, ए, बी, सी और डी, इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा भाई, किस किस अनुपात के अंदर ये लाभों को बांटेंगे। ए मान लो साइलेंट पार्टनर है, अर्थात फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है। अब सक्रिय रूप से भाग कौन कौन ले रहे हैं, बी, सी और डी, तो इनको वेतन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये जो भी फ्यूचर में जो भी डिस्प्यूट आ सकते हैं इनके बारे में लिखा हुआ होता है। तो भाई अब देखो भाई
पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये तो अपने को पता लग गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एग्जाम के अंदर ऑन एन एवरेज 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि क्या पार्टनरशिप डीड जो है इसका लिखित में होना अनिवार्य है क्या। प्रश्न क्या आता है, साझेदारी संलेख का लिखित में होना अनिवार्य है। भाई अनिवार्य क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अनिवार्य है कि नहीं। पार्टनर्स अगर चाहें तो पार्टनरशिप व्यापार से संबंधित नियमों और उपनियमों को लिखित में भी तैयार कर सकते हैं और ये मौखिक रूप से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है प्रूफ के रूप में ज्यादा बेटर क्या रहेगा, लिखित में तैयार करना। ज्यादा बेटर तो रहता है लिखित में तैयार करना, लेकिन मौखिक रूप से भी तैयार किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। साझेदारी संलेख का लिखित में होना अनिवार्य नहीं है, यह मौखिक भी हो सकता है। हाँ ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।